हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आइए क्लास पार्ट नंबर 2 पढ़ते हैं। उम्मीद है आपने इससे पार्ट नंबर 1 के अंदर ऑर्गेनाइजिंग का पूरा प्रोसेस अच्छे से लर्न कर लिया होगा। अगर आप चाहते हो कि बेहतरीन तरीके से हमेशा याद रहे तो कमेंट सेक्शन में उसके निमोनिक कोड के साथ 4 ही पॉइंट तो उनको लिखो। और बेहतरीन तरीके से आप क्लास प्लानिंग को लर्न करना चाहते हो तो प्लानिंग का प्रोसेस, उसका भी निमोनिक कोड मैंने बताया था क्लास, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना ताकि क्लास आप कभी भूलो नहीं तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, नो इशू। स्टार्ट करते हैं क्लास ऑर्गेनाइजिंग पार्ट नंबर 2, इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का पार्ट 1 अच्छे से पढ़ा रखा है तो डेफिनेटली आपको ये पता चल चुका होगा ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली होता क्या है। उसी चीज से उसके बेनिफिट्स का पता कर लोगे आप। जब किसी चीज के बारे में डीपली आप जानते हो तो उसके फायदे भी आप कुछ हद तक तो क्लास समझ ही जाते हो। वही पॉइंट है। सबसे पहला, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। जब आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे, काम को बांटोगे, एक इंसान को एक ही काम दोगे, वो भी आंख बंद करके नहीं, मैचिंग टू हिज स्किल्स, हिज क्वालिफिकेशन, है ना, हिज इंटरेस्ट, हिज एक्सपीरियंस। तो जब आप ये सारी चीज देख के काम दोगे तो भाई सीधी सी बात है, वो अपने काम करते करते एक्सपर्ट तो होगा ही। रोल क्लैरिटी, उसको पता रहेगा भाई मेरा रोल क्या है। कोऑर्डिनेशन, क्योंकि देखो इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ा होता है भाई। प्रोडक्शन सेल्स से सेल्स, मार्केटिंग से मार्केटिंग, एचआर से सब जुड़े होते हैं, एचआर फाइनेंस से सब जुड़े होते हैं। अगर तुम इतना सब कुछ करोगे तो तुम्हारा बिजनेस ऑब्वियसली एक्सपैंड करेगा, ग्रोथ करेगा। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेस है उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि आपको पता है आपने रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं किया, आप एक ही काम को बार बार उससे करा रहे हो ताकि वो स्पेशलाइज हो जाए। तो ये इसकी क्लास क्या है, इंपोर्टेंस यानी कि बेनिफिट्स। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क ईच इंडिविजुअल स्पेशलाइज इन हिज वर्क। सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। इसका काम फ्रेमिंग का है, इसका काम क्लास साइडिंग का है, इसका काम पेंटिंग का है, इसका काम इंस्पेक्शन का है, इसका काम शिपिंग का है। कि भाई भेजने वाला काम इसका। एग्जाम्पल, मैं अपनी बुक्स बना रहा हूँ और मैं अपनी बुक्स को बेच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ही बुक लिखूंगा, मैं ही पब्लिश करूंगा, प्रिंटिंग निकालूंगा, मैं ही हर चीज़ करके पैक करूंगा, फिर मैं ही बेचूंगा, फिर मैं ही फीडबैक लूंगा कि हाँ बुक पहुंची कि नहीं भैया, फिर तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, इतना काम मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो कंटेंट राइटिंग का काम किसी और का, उसका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराने का काम किसी और का है। पब्लिशर का काम है उसको प्रिंट करना, उसको पूरा का पूरा प्रिंट करके पब्लिश करके दे देगा आपको, फिर वो जनता तक पहुंचेगी। प्रिंटर जो प्रिंटिंग का काम है वो प्रिंटर करेगा, पब्लिश का काम जनता तक पहुंचाने का काम है। हर किसी इंसान का अलग अलग काम है ताकि वो उस काम में एक्सपर्ट रहे, अपने काम में एक्सपर्ट रहे, राइट। तो बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। दूसरा बेनिफिट है रोल क्लैरिटी। तुम्हें पता है भैया कि तुम्हारा काम क्या है, सिंपल सी बात है ना। अगर तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, तुमको पता है भाई तुम्हारा काम प्रोडक्शन करना है। तुम्हें सेल्स से, तुम्हें क्लास किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा काम है क्लास जो तुम्हें करना है, वही तुम्हारा काम है, भाड़ में जाए बाकी सारी जनता। In the organizing function, individual assign job responsibility authority so that the role clarity is clear. रोल ऐसा नहीं है कि कंपनी डूब जाए भाई मैं अपना काम कर लूँ, मेरा सेंस ये नहीं है कहने का। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरा काम मुझे पता है तो मैं किसी और का काम नहीं करने वाला। रोल क्लैरिटी बोलते हैं इसको। तीसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आप एक ही काम बार बार करोगे, एक्सपर्ट बनोगे, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज अपने आप कम हो जाएगा। तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। आप किसी भी पूरे सिलेबस में एक ऐसा पॉइंट है, किसी के भी इंपोर्टेंस में डाल देना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, उसको वेस्टेज ना करें। इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्योंकि सबको सबका रोल क्लियर है। एवरी इंडिविजुअल इज स्पेशलाइज अबाउट द वर्क, हेंस रिसोर्सेज आर यूटिलाइज केयरफुली विदाउट एनी वेस्टेज। तो रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है, किसी तरीके का वेस्टेज किए बिना, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। जैसे मैंने आपसे कहा बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर चलता है, एक दूसरे के साथ काम करता है। तो कहीं ना कहीं क्लास एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी करते हैं। लाइक परचेज वाला जो है वो परचेज वाले से कोऑर्डिनेट करेगा कि भाई देखो ऐसे ऐसे माल बिक रहा है, ग्राहक का ये फीडबैक आ रहा है, आप ये चीज़ परचेज करो। परचेज वाला प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग से, हर कोई एक दूसरे से मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो बात को? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्लास आप सदाबहार पॉइंट है, किसी के भी इंपोर्टेंस में डाल सकते हो, ठीक है। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एवरी डेवलपमेंट इज लिंक विद अदर डिपार्टमेंट, हेंस मेंबर। क्लास देखो हर एक जो एवरी डिपार्टमेंट, ये क्लास डिपार्टमेंट होगा ना, हाँ। एवरी डिपार्टमेंट
हर एक डिपार्टमेंट जो है लिंक विथ अदर डिपार्टमेंट, हेंस मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट विच अदर डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। सारे डिपार्टमेंट देखो जुड़ेंगे तब जाके क्लास ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव होगा। प्रोडक्शन वाला कितना ही अच्छा प्रोडक्शन कर ले, जब तक क्लास सेल्स वाला उसको बेचेगा नहीं तो कैसे मार्केटिंग का गोल अचीव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ग्रोथ। सीधी सीधी बात है, अगर आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे, है ना, सबको काम के हिसाब से बांटोगे, हायरार्की क्रिएट होगा, सबको उसके हिसाब से टैलेंट के हिसाब से काम दोगे, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, रोल क्लैरिटी होगा, तो बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। और कैसे ग्रो करेगा बिजनेस? तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, कंपनीज कैन इजीली मेट द चैलेंजेस एंड क्लास मीट द चैलेंजेस एंड एक्सपेंड देयर बिजनेस। चैलेंजेस क्लास जो भी चैलेंजेस है उनको पूरा करके बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। तो ये है क्लास सारे के सारे एडवांटेजेस कह लो या इसके इंपॉर्टेंस कह लो या बेनिफिट्स कह लो, किसके? ऑर्गेनाइजिंग के। बाकी प्रोसेस तो आपको अच्छे से याद ही है। नाउ मूव टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब क्लास कंप्लीट समझना क्लास। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को जब हम परफॉर्म करते हैं, शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को जब हम परफॉर्म करते हैं अपने आप ही एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा क्रिएट हो जाता है। दिस structure is called organizational structure. When the managers are performing organizing function, and organization structures get created automatically which define the job position, the authority, responsibility of different employee. तो job position का पता चल जाता है, authority का पता चल जाता है, responsibility का पता चल जाता है। तो this structure ये अपने आप एक structure ढांचा बन जाता है। डायरेक्टर हो गया, फाइनेंस मैनेजर, कमर्शियल डायरेक्टर, फिर क्लास इस फाइनेंस मैनेजर के अंदर अकाउंटेंट आ गया, है ना, अलग अलग अकाउंटेंट आ गए, डायरेक्टर के अंदर क्लास एम्प्लॉय आ गया, अलग अलग एम्प्लॉय क्लास आ गए, ठीक है। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा हो गया, ये सब लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। सिंपल सीधी बात, जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो अपने आप ही एक ढांचा क्रिएट हो जाता है कंप्लीट ऑर्गेनाइजिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का। ये ऊपर पहुंच गया मतलब इससे ज़्यादा पावर मिला होगा, है ना, ये नीचे आ गया इसे कम पावर मिला होगा। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिससे किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब पता चल जाता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या अथॉरिटी है, ये सारी बातें क्लास पता चल जाती हैं, ठीक है। अगला है क्लास आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इट मींस द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट कैन बी वर्क अंडर वन सुपीरियर या कह लो सुपरवाइजर। सिंपल सी बात है, जो मैनेजर होता है ना वो अपने नीचे कई सारे वर्कर्स को, लोगों को रखता है। तो एक सब सुपीरियर अपने नीचे कितने सबॉर्डिनेट को रख सकता है, दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ताकि वो उनको इजीली हैंडल कर ले, उनकी प्रॉब्लम को समझ पाए, उनके ग्रोथ में हेल्प करे, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में हेल्प करे। बहुत ज़्यादा वर्कर तुम्हारे अंडर रहेंगे, तुम सबको मैनेज ही नहीं कर पाओगे, तुम सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो कैसे काम चलेगा। जैसे आपने देखा होगा, मान लो कोई टीचर है, अब वो पढ़ा रहा है मान लो 10,000 बच्चों को, 5,000 बच्चों को, 1,000 बच्चों को, भाई ठीक है, कैसे भी करके 1,000 बच्चे रख लिया, फिर उसको समझा नहीं पा रहा, उसके डाउट वो देख ही नहीं पा रहा, वो बच्चा पूछे जा रहा है, वो बच्चा कभी जो टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चा उनसे कभी बात ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, वो टीचर किसकी सुने। समझ रहे बात को? तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, फिर बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता। उसी तरीके से क्लास, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर है, उसके अंडर 50 वर्कर है, ठीक है, 50 वर्कर को देख लेगा, उनका काम चेक कर लेगा, काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उन्हें कोई हर्डल है। अब अगर 500 हैं तो वो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो एम्प्लॉय जो है हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे, कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो आप कितने लोगों को ईजिली हैंडल कर सकते हो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, और सॉरी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक सुपीरियर कितने लोगों को क्लास मैनेज कर सकता है इफेक्टिवली, दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन दो तरीके होते हैं क्लास, पहला है नैरो स्पैन, दूसरा है वाइडर स्पैन। नैरो स्पैन का मतलब क्या है क्लास? अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज अ मैनेजमेंट स्टाइल वेयर सुपरवाइजर मैनेज ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सुपीरियर सिर्फ थोड़े से लोगों को मैनेज कर सकता है। नैरो, नैरो मतलब क्या है कि भाई आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा ना, टॉल स्ट्रक्चर बनता है, कुछ ऐसा बनेगा, दो तीन लोगों को आप मैनेज कर पा रहे हो बस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टॉल स्ट्रक्चर। तो नैरो स्पैन में क्या होता है, टॉल स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा लंबा, ठीक है। जो वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को मैनेज कर सकते हो। मतलब देखो, हर काम, कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है उनके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है तो कम लोग होने चाहिए, कुछ काम ऐसा बहुत ध्यान नहीं देना तो ज़्यादा लोग होंगे तो भी चलेगा, राइट। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स
a manager can supervise and control effectively a large number of audience या large number of persons at time, it result flat. तो wide में flat होता है और narrow जो है वो क्लास tall होता है. इसके लिए क्लास अच्छे से आप समझ सकते हो. टॉल वर्सेस फ्लैट. ये फ्लैट है, ये वाइडर है. एक इंसान देखो 4 लोगों को अलग अलग तरीके से मैनेज कर रहा है, लेकिन ये टॉल है, ये 2 लोगों को मैनेज कर रहा है, फ्री नीचे 2 लोगों को ही. तो ये टॉल स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, जबकि ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, फ्लैट स्ट्रक्चर. तो ये वाइडर स्पैन है और ये क्या है क्लास, नैरो. और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब एक सुपीरियर अपने अंडर इफेक्टिवली कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है. अगर वो बहुतों को कर सकता है वाइडर या फ्लैट स्ट्रक्चर बोलते हैं, अगर वो कुछ ही को कर सकता है तो नैरो या टॉल स्ट्रक्चर बोलते हैं. राइट. उम्मीद है क्लास यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा, नैरो, टॉल, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा. अगली क्लास में हम लोग और बाकी चीज़ों को करेंगे. तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के लर्न करके आना. अभी तुम्हें सिर्फ पार्ट 2 लर्न नहीं करना, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 इतना अच्छे से लर्न करके आना है, ताकि अगली क्लास में जब हम फंक्शनल डिविजन पढ़ें उसके मेरिट डिमेरिट तो आपको बहुत अच्छे से समझ आए. ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के आना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.